Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. वालेकुम सलाम। अगर आपका दो डिवाइस है तो आप एक म्यूट कीजिए. If it's only one device, it's okay. It's only one. मेरा ऑडियो क्लियर है आपको? जी। ओके. अजीज नाजरीन, नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के इस प्रोग्राम में आप सबका एक मर्तबा फिर इस्तकबाल है, स्वागत है. यू आर ऑल वेलकम. आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की सेहत, तालीम और तरबियत और उनके करियर रिलेटेड इशू से बात करते हैं, यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड करियर रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों में पढ़ने की जो सलाहियत है वो छोटी उम्र से ही क्यों जरूरी है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है. हाउ टू इनकलकेट अर्ली चाइल्डहुड रीडिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रन, ये हमारा टॉपिक है. अब ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम सब जानते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स, यानी अगर पास्ट में आपको कोई लगता है कोई अच्छे लीडर गुजरे हैं या फिर आज के जमाने में कोई अच्छे लीडर हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले नस्ल जो है या आने वाले जनरेशन जो है वो अच्छे लीडर बने, तो इन सब में जो है कॉमन चीज जो ये होती है कि दे वेर गुड रीडर्स, they are good readers and they have to be a good readers to be a good leaders. ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं और जानना चाहिए. किताब एक ऐसा तोहफा है जिसको बार बार खोला जा सकता है. ऐसा नहीं होता कि बच्चा पढ़ने को पसंद नहीं करता या उससे नफरत करता है. फर्क सिर्फ ये है कि उसकी पसंद की किताब उसे नहीं मिलती है, इस वजह से वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेता. आपने वो एक फिल्म की डायलॉग सुनी होगी, शायद दीवार फिल्म थी. उसमें एक कहता है कि भाई मेरे पास वो माल दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो तुम्हारे पास क्या है? तो उसका जवाब था कि मेरे पास माँ है. मैं इसको थोड़ा यहाँ मॉडिफाई करना चाहूंगा. उसको ये कहना चाहिए था कि मेरे पास वो माँ है जो मुझे किताब पढ़ के सुनाती है. तो मेरे ख्याल में उसको हम यहाँ उसकी अहमियत को जानते हैं कि बच्चे को किताब पढ़ के सुनाना जो है वो कितनी अहमियत का हामिल होता है. अक्सर हम बच्चे को जब कुछ पढ़ने के लिए कहते हैं या फिर जो है वो उस पर कोई जिम्मेदारी देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा जो है वो कुछ बोझ सा महसूस करता है, यानी ये मेरी जिम्मेदारी है या मुझे करने के लिए काम कहा गया है, ये इस तरह की जब फीलिंग आती है तो वो बच्चा दिलचस्पी नहीं लेता. पढ़ने को एक काम या बोझ के बजाय उसको एक तोहफा समझ के, यानी अजीम तोहफा समझ के अगर हम उसको समझाते हैं, देते हैं, तो फिर उसकी वो दिलचस्पी से उसमें हिस्सा लेता है. सिर्फ बच्चे को पढ़ाना काफी नहीं, यानी पढ़ने के लिए काबिल बनाना काफी नहीं, बल्कि बच्चे को कुछ अच्छे पढ़ने की किताबें मुहैया कराना भी हमारा काम है. तो ये जो अगर हम किसी को कुछ अच्छा तोहफा देना चाहते हैं तो बेस्ट तोहफा क्या हो सकता है कि ग्रेट पैशन टू रीड. अगर हम बच्चे के अंदर पढ़ने का पैशन, एक जज्बा अगर हम डाल सकते हैं तो शायद उससे बढ़कर कोई बड़ा तोहफा नहीं हो सकता.
अब समंदर में आप देखिए, जब भूचाल आता है तो कश्तियां जो है वो कोई गाइडेंस के बगैर इधर उधर जा सकती हैं, खास करके अंधेरे में। तो वो जो लाइट हाउस होता है, जो मीनार, आप उसको शायद प्रकाश स्तंभ कहते हैं हिंदी में, तो वो जो है वो गाइड करते रहता है कि वेयर इज द सी शोर एंड वेयर इज वो गाइड करता है लाइट हाउस। तो हमारी जिंदगी में जो है अच्छी किताबें जो हैं वो ये लाइट हाउस का काम करती हैं। तो जहां बच्चे को पढ़ने सिखाना है वहां अच्छी किताबें मुहैया करना है, ताकि उसकी जिंदगी में ये अच्छी किताबें वो गाइड करती रहें। आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक घर जो है, अगर जिस घर में कोई किताबें नहीं हैं, अच्छी किताबें, वो घर ऐसा है जिसके कोई खिड़कियां नहीं है, जिसके कोई विंडोज नहीं। यानी इमेजिन कीजिए, कमरा है जिसकी कोई विंडोज नहीं है, तो न ही आप वहां से अच्छी ताजी हवा ले रहे हैं, न ही अंदर रोशनी आ रही है, न ही आप उस चार दीवारी के बाहर कुछ देख पा रहे हैं। आपको बाहर की दुनिया क्या पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक बैरियर आ जाता है वो अच्छी किताबें न होने की वजह से होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया से हमें कुछ सीखें, तारीख से हम कुछ कुछ सीखें, अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनालिटी में एक निखार आए, तो घर में अच्छी किताबों का रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, जब हम इसकी इम्पोर्टेंस पहचान चुके हैं, तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि बच्चों में छोटी उम्र से कैसे पढ़ने की हैबिट्स जो है, आदत जो है कैसे डालना है, कि किसकी कैसी इंपॉर्टेंस है, उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली की, जो फिलहाल हैदराबाद में है, अस्मा जैदी मैम। अस्मा जैदी जी जो हैं वो एक टीचर ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, और छोटे बच्चों में पढ़ने की जो स्किल्स है, ठीक है, उसको एक तो उसकी अहमियत को उजागर करना, उसके पीछे काम करना, और उसको एक स्टेज तक ले जाने का उनके अंदर जो पैशन है, वो उसके पीछे वो दिन रात लगी हुई है। उनके क्या क्या एक्टिविटीज हैं उस पर हम आगे डिस्कशन में लाएंगे उसको। तो मैं वेलकम करता हूं आसमा जैदी मैम। आप का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। आपने अपना हम जानते हैं कि टीचरों का कितना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ कुछ शेयर, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए जो वक्त निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्मा मैम, मैं एक सवाल जो अक्सर, मतलब अब आजकल चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह के लिए काफी डिस्कशन चले हुए हैं, काफी फोरम्स में जो है जी सेमिनार्स होते हैं, ये होते हैं, फिर मदर टंग की बात आती है, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात आती है, फिर स्क्रिप्टेड लैंग्वेज की बात आती है, इस तरह की कुछ लैंग्वेज रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो ये जी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है बच्चे के अंदर? डॉक्टर शफीक, माशाल्लाह से आप तो खुद ही डॉक्टर हैं और आप जानते होंगे जरूर। ऑडियंस के लिए बता रही हूँ कि बच्चों के अंदर एक कुदरती सलाहियत होती है लैंग्वेज को एक्चुअली सीखने की, नहीं बेहतर लफ्ज होगा अब्जॉर्ब करने की, उसे अपने अंदर जज्ब करने की, है ना। ये कुदरती ताकत है और इंसान के अंदर ये जज्बा है लैंग्वेज सीखने का, जो उससे अल्लाह की तरफ से मिला है। और ये लैंग्वेज बच्चे जो हैं ये बहुत छोटी उम्र से सुनते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं, इनसे काफी सारे लोग बात करते हैं। तो ये सुनते सुनते, बोलते बोलते, प्रैक्टिस करते करते अक्वायर होती है लैंग्वेज। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा जो भी उसकी मादरी जबान है, जिसे वो कॉन्स्टेंटली सुनता रहता है, या जिस माहौल में है, अक्सर आप भी देखते होंगे कि जो लोग किसी फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, जैसे जर्मनी चले गए या फ्रांस चले गए या दुबई चले गए, और वहाँ उनका मिलना मेल जोल जो है वो पूरा एनवायरनमेंट, अगर उनका सेम कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो बच्चा वही जबान बोलता है, वही एक्सेंट पिकअप करता है। और जो बच्चों के अंदर कुव्वत होती है लैंग्वेज को जज्ब करने की, उसका एक्सेंट जज्ब करने की, उसके जेस्चर्स और उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझने की,
वो हम बड़े होकर भी अगर कोई नई जबान अपनाना चाहें तो हमारे अंदर उतनी सलाहियत नहीं मौजूद होती जितनी एक छोटे बच्चे में होती है। तो बच्चों के अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर पैदा होने से लेके या शायद उससे पहले से लेके और ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स तक की उम्र तक उनके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, अलग अलग लैंग्वेजेस को अब्सॉर्ब करने की। जी, आपने जो मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात की, अक्सर पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि बच्चा छोटा है, आप उसे जो है मतलब हम लोग घर में कोई मदर टंग अलग से बोलते हैं, फिर स्कूल में एक अलग लैंग्वेज से सिखाया जाता है, और फिर एडिशनल जो है कुछ और लैंग्वेज जो है एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस उसको ऐड की जाए। तो उनके मन में एक ये होती है कि भाई बच्चा छोटा हमारा है, उसको इतने सारे मतलब लैंग्वेजेस जब सिखाते हैं तो बच्चे पे बोझ नहीं पड़ता। तो चूंकि आप टीचिंग में इन्वॉल्व हैं, मतलब क्या बच्चा ये इस तरह का जो बोझ जो लोग समझते हैं वो सह कर पाता है, कुछ सीख पाता है, यानी एक से ज्यादा जो लैंग्वेज होती है? जी, बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो एक से ज्यादा लैंग्वेज सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीखते हैं बिकॉज दे हैव दैट नेचुरल एबिलिटी, है ना, टू बी मल्टीलिंगुअल। एंड बल्कि आई थिंक रिसर्च शोज एंड हैज प्रूव्ड दैट चिल्ड्रन कैन लर्न अप टू ऑलमोस्ट 6 लैंग्वेजेस। 6 लैंग्वेजेस बच्चा जो है वो आसानी से सीख सकता है। जब बच्चे बात करने की बात आती है, बोलने की बात आती है, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं शुरू शुरू में लैंग्वेज को। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा इंग्लिश सीख रहा हो तो वो कहता है आई वांट पानी, मतलब आधा लफ्ज इंग्लिश का और आधा लफ्ज उर्दू का। तो दिस इज परफेक्टली नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। थोड़े अरसे के बाद, प्रैक्टिस के बाद, सीखने के बाद बच्चे लैंग्वेजेस में सोचना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना और लफ्जों को सेपरेट करना सीख जाते हैं। ये सिर्फ शुरू शुरू का थोड़े एक फेज होता है बहुत ही छोटा सा जिसमें वो मिक्सअप करते हैं। उसके अलावा दे आर एबल टू डिस्टिंग्विश लैंग्वेजेस और अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी मेड जो है वो फ्रेंच है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेड से फ्रेंच में बात करेंगे, माँ से उर्दू में बात करेंगे, टीचर से इंग्लिश में बात करेंगे। तो उनसे जो जिस तरह बात करता है वो उस इंसान से उसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करते हैं और ये बहुत नेचुरली और बगैर किसी स्ट्रेस के कर सकते हैं। आपने एक जो मिक्सअप की बात की, उससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल है। वो जब बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख रहा होता है, मोर देन वन लैंग्वेज, तो उसमें मिसाल के तौर पर आपने मिसाल दी वाटर, पानी की, ठीक है। एक जगह उसको कहा जा रहा है कि पानी है, दूसरी जगह कह रहा है कि वाटर है, ठीक है। एक जगह जल कहा जाएगा, एक जगह नीर हमारे लोकल लैंग्वेज में कहा जाएगा। तो ये बच्चा मिक्सअप नहीं करेगा कि भाई इसको क्या कहते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होता है किस तरह से? नहीं नहीं, ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे से वक्त के लिए थोड़ा सा शायद मिक्सअप कर दे, बट इन द लॉन्ग रन इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल आराम से बच्चे जो हैं दे डेवलप दिस हैबिट ऑफ सेइंग द वर्ड, जो वर्ड जिसके साथ बोलना है वो ही कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अपने बच्चों का एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो हम लोग हैदराबादी में कहते हैं गुआवा, एक फ्रूट है ना, उसको हैदराबादी में कहते हैं जाम, और उर्दू में कहते हैं अमरूद, नॉर्थ इंडिया में कहते हैं अमरूद। तो उसने जाके अपने अंकल से जाम मांगा तो वापस आके कहने लगी मामू कहते हैं अमरूद और चाचा कहते हैं जाम। So they have this ability to distinguish। फिर वो और जैसे आपकी इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री, यहाँ पर तो लोगों की अलग अलग कल्चर्स में शादियां हुई होती हैं, नॉर्थ इंडियन की, साउथ इंडियन से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रिलीजन से। तो उनके घरों में तो आम होता है कि बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ तमिलियन मदर एंड यू हैव अ नॉर्थ इंडियन फादर, तो बच्चे तमिलियन भी बात करते हैं, नॉर्थ इंडियन भी बात करते हैं। इन लोगों से इस तरह बात करते हैं, उन लोगों से। और जहां हम डायलेक्ट का फर्क देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ, मेरे हस्बैंड हैदराबादी हैं, तो हमारे बच्चे अपने ददियाल में दादी लोगों के साथ हैदराबादी बात करते हैं,
और जब नानी के पास जाते हैं तो लखनऊ वाली उर्दू बात करते हैं। तो दे हैव दिस एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। जी जी। अस्मा जी, ये हम सब जानते हैं कि बच्चे कहानियां बहुत पसंद करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द जी वेरी गुड मेथड टू शेयर नॉलेज विद देम और इम्बाइब समथिंग। जी नॉर्मली उनकी जो टेंडर एज होती है, स्पेशली बिफोर 6 years ऑफ एज, जो भी जी उनको दिया जाता है वो उसको अब्सॉर्ब करते हैं। इट्स लाइक स्पॉन्ज एज, कि भाई आप उसमें पानी भी बिल्कुल डालेंगे तो स्वैप करेंगे, दूध भी डालेंगे तो अब्सॉर्ब करेंगे। तो ये एक अब्सॉर्बिंग एज होती है, एंड स्टोरी टेलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट टूल टू एजुकेट एब्सोल्युटली। देम। तो ये एक सही एज क्या होती है कि भाई आप स्टोरी उनको बताना शुरू कर दें ताकि वो इंटरेस्ट से कुछ सीख सकें? फ्रॉम प्रेगनेंसी, रियली? फ्रॉम जब से बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब से आप कहानियां सुना सकते हैं, सूरज सुना सकते हैं, लोरिया सुना सकते हैं। आप जो भी बच्चों को सुनाएंगे बच्चे उसको ऑब्जॉर्व करेंगे। और पैदा होने के, अगर आपने प्रेगनेंसी में नहीं सुनाए तो आप पैदा होने के बाद सुना दें। आप ये मत सोचिए कि बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, इसको क्या समझ में आएगा, इसको लव समझ में नहीं आते, इसको इस चीज का मतलब समझ में नहीं आता। Like you said, the child is like a sponge. I am a Montessorian, तो मरिया मॉन्टेसरी एक बहुत बड़ी फिलोसोफर और एजुकेटर थी। तो उन्होंने एक टर्म दी थी बच्चे को, जो पैदा हुआ हुआ बच्चा है ना, वो उसको कहती थी स्पिरिचुअल एम्ब्रियो। इस ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इट इज इस उम्र में विदाउट फिल्टर्स होती है, इसके अंदर कोई फिल्टर्स नहीं होते। जैसे आपने कहा ना, दूध डालो तो दूध अंदर, पानी डालो तो पानी अंदर, उसको ये फर्क नहीं पता कि ये दूध है ये पानी, जो भी देंगे वो अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसी तरह स्टोरीज तो लैंग्वेज सीखने का और लैंग्वेज पर महारत हासिल करने का, लुकनत हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। नॉट जस्ट दैट, स्टोरीज से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, दुनिया के बारे में जानते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, सोशल डेवलपमेंट। बच्चे अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी स्टोरीज के थ्रू बनाते हैं। सो इट इज अ वेरी पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है बच्चों की जिंदगी में। कहानियां एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। जी। आपने जब प्रेगनेंसी की बात की तो मुझे थोड़ा एक और चीज याद आ गई। एक छोटी सी कम्युनिटी है अक्रॉस द ग्लोब, बहुत वेरी नेग्लिजिबल नंबर होते हैं उनकी, लेकिन दुनियावी एतबार से बहुत ही वो सक्सेसफुल कम्युनिटी मानी जाती है। उनके अंदर जो प्रैक्टिस है, जो प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है, वो ये है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनके घर के अंदर कोई स्मोकर नहीं आएगा। ठीक है, इट्स नोन कि भाई वो जैसे ही किसी घर में प्रेग्नेंट लेडी है वहां कोई स्मोकर नहीं आएगा। फिर उनके घर में जो है वो टीवी सीरियल्स, वायलेंट चीजें जो भी होती हैं वो नहीं देखी जाती। ठीक है, अब वो वीडियो गेम बना के दुनिया को बेचते हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो अपने घर में नहीं करेंगे वो। ठीक है, फिर जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के कुछ गेम्स खेलते हैं हस्बैंड वाइफ, ताकि जो बच्चा उनकी मतलब जो वाइफ के अंदर जो पल रहा है, जो ग्रो हो रहा है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़े। तो दे प्ले सम मैथमेटिकल गेम्स, हस्बैंड वाइफ। फिर जैसे वो फिर बॉर्न होता है तो फिर दे रीड टू द चाइल्ड, एंड उससे जो है फिजिकल जो भी प्ले की चीजें हैं इस तरह से एनीवे द स्टेजेस वाइज उनको करते हैं। मैं कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी स्टेज में वो इतना ख्याल रखते हैं कि बच्चे की जो होने वाला बच्चा है उस पर कोई बुरा असर ना हो। तो आई थिंक हमें भी ये मतलब ख्याल रखने की जरूरत है। हम लोग अक्सर जो है बच्चे की पैदाइश होने के बाद जब वो 1-2-3 साल का जब हो के जब स्कूल एंट्री में आता है तब हमें होश आती है कि भाई अरे हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या फिर जो है वो उसकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ रही है, और ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग समथिंग व्हिच इज बीइंग रिसाइटेड। तो ये जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं हम बहुत देर से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं वो मतलब इसका खास ख्याल रखेंगे तो उनको फायदा होगा। दूसरा एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल यानी नर्सरी में जब जाता है तो उसके पास कुछ बुक्स होते हैं, स्टोरी बुक्स के मामले में हो या फोनिक्स हो, जो भी हो, कुछ वर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े से वर्ड।
तो क्या ये छोटा बच्चा ये सब चीजें पढ़ पाता है या समझ पाता है, कैसे होता जी, एक्चुअली डॉक्टर शफीक, ये किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए होती नहीं। ये किताबें जो होती हैं ये पेरेंट्स के पढ़ने के लिए होती हैं। दीज आर कॉल्ड रीड अलाउड बुक्स। है? रीड ज्यादातर अलाउड जो बुक। 2 जी साल, जी, ज्यादातर जो बच्चे 2-3 साल के होते हैं उनके लिए जो कहानियां लिखी जाती हैं वो रीड अलाउड के लिए होती हैं, ताकि माँ बाप उन कहानियों को पढ़ के सुनाएं। जी और ज्यादातर उसमें पिक्टोरियल होती हैं, तो उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, तो वो इसलिए होती है ताकि पिक्चर्स के जरिए माँ या बाप या जो भी रीड कर रहा है किताब, वो बच्चों के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सके, एक रैपो बिल्ड कर सके, वोकैबुलरी डेवलप कर सके, इंगेज कर सके बच्चों को। तो ये किताबें आर मेंट फॉर रीड अलाउड एंड नॉट फॉर द चिल्ड्रन। ये जी बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, जी ये सही। बड़ों को उनको पढ़ के सुनाने के लिए। जी जी अस्मा जी, ये आजकल बार बार सुनने में आता है कि फोनिक्स, ठीक है, या तो टीचर बोल रही होती है या फिर फोनिक्स की किताबें हमें देखने मिलती हैं, या फिर जहाँ भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात आती है वहाँ फोनिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब जी, कुछ पेरेंट्स को एक एहसास है कमतरी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो ये क्या फोनिक्स, हमने तो बचपन में पढ़ा नहीं है इस बारे में, ठीक है, तो हम कैसे अपने बच्चे को एजुकेट कर पाएंगे? तो क्या मतलब पेरेंट को ये फोनिक्स सीखना पड़ेगा कि वो अपने बच्चे को इसमें मतलब मास्टर कर सके? आ, जी, मैं इसको इस तरह से समझाऊंगी कि देखें, जितनी भी हमारी हिंदुस्तानी जबानें हैं, ठीक है, या आप अरबी फारसी ले लीजिए, हिंदुस्तानी जबानों को ले लीजिए, तो हमारी फोनिक्स का मतलब होता है आवाज, आवाज से पहचानना, आवाज से वर्ड को बोलना। फोन मतलब आवाज, है ना? तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, जितनी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं या अरबी या फारसी, ये वाली जो जबानें हैं, ये सब फोनेटिक हैं। मतलब इनको आप आवाज से लफ्ज बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे कुछ भी ले लीजिए, आपने कहा आम, तो आप आ म, दो आवाजों को मिक्स करके आप कह रहे हैं आम। जी अगर आपने कहा कुछ भी ले लीजिए, आपने कहा पेड़, तो आप कहेंगे प ए ड़, पेड़। कलम, क जी ल म, कलम। तो जी जो भी आप लफ्ज निकाल रहे हैं मुंह से, वही आवाज आपको सुनाई देती जी है। मगर इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जबान है। इंग्लिश में जो आपको सुनाई देता है वो उसी तरह लिखा नहीं जाता। उर्दू, अरबी, इंडियन लैंग्वेजेस में, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी लैंग्वेज हो, वो मराठी हो, जो आप आवाज सुनते हैं उसी तरह आप उसे लिखते हैं। ड़ बोला तो ड़ लिखा, ड बोला तो ड लिखा। जी मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जी इंग्लिश में जो आप सुनते हैं वो आप लिखते नहीं हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे श की आवाज है, अगर हम शलजम बोल रहे हैं, तो हिंदी में श, एक श होता है, दूसरा ऋषि वाला श होता है, 2 श होते हैं बस। इसके रूल्स है, इसके रूल्स है, ये श इस्तेमाल होता है, ये श इस्तेमाल होता है। मगर इंग्लिश में जब श होता है, तो इंग्लिश के श का कोई रूल नहीं है। जी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं ज्यादातर श से वर्ड्स कहें तो लोग कहते हैं शैम्पू, शेल्फ, शेल, शिप, है ना? मगर मैं आपको बहुत सारे दूसरे वर्ड्स बताती हूँ। मैं अगर आपसे कहूँ ओशन, एशिया, क्रस्टेशियन, शेफ, मशीन, इसमें श की आवाज आ रही है मगर श नहीं है। जी तो इंग्लिश इज अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जी इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए इंग्लिश को पढ़ना, उसे सीखना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, और जो लोग उसे बाद में सीखते हैं उनको और ज्यादा मुश्किल लगता है। तो उसकी रीडिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए उसको आसान करने के लिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, अच्छा, यहाँ पर मैं रुक के एक और बात कहती चलूं कि जबान सीखने का कॉन्फिडेंस, जबान सीखने का ताल्लुक जो है वो कॉन्फिडेंस से होता है। और बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको उनको तंज करने की या टोकने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे अगर ये महसूस कर लेते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो उसे अटेम्प्ट नहीं करते।
जी जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को किसी ऊंची चीज से कूदना है, हर बच्चा एक सा नहीं होता, थोड़े बच्चे डरपोक होते हैं या उनको नहीं आता कूदना, तो वो कूदेंगे नहीं। आपको उनको इनकरेज करना पड़ता है कि बेटा कूदो, मैं यहाँ हूँ, आई एम गोइंग टू कैच यू, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ, आप कूदिए। तो हमको बच्चों को इनकरेज करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो कूदे। जी इसी तरह रीडिंग के लिए जब बच्चों को ये एहसास हो जाता है कि ये कोई मुश्किल चीज है जो मैं नहीं कर सकता, या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, या सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, जी। या सब मेरा हंसेंगे कि मुझे ये वर्ड बोलना नहीं आता, तो बच्चे उसे अटेम्प्ट करना नहीं चाहते, उससे भागते हैं। तो इसीलिए अक्सर जब हम किताबें लेके बैठते हैं स्कूल की, तो बच्चों को पेट में दर्द, सर में दर्द, बाथरूम जाना है, दोस्त बुला रहा है, नींद आ रही है, सब कुछ शुरू हो जाता है, बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, सही they don't have the confidence. सही। So phonics is a way, is an approach जो इंग्लिश को आसान बना देती है। उसे जो आप आवाज सुन रहे हैं वही आप आवाज से उससे अगर पढ़ने की कोशिश करें, जैसे जो सबसे क्लीशेड एग्जाम्पल है CAT कैट। अब CAT तो CAT होना चाहिए ना, वो कैट कैसे हो गया? सही। उसकी आवाज तो नहीं मिल रही, तो CAT होना चाहिए, why are we saying cat? मगर अगर इसी को मैं आपसे कहूं at, now you can at, you can join and you can say cat, ये फोनेटिक हो गया। जी जिस चीज की जिस तरह से आवाज निकल रही है आप उसे उसी तरह से पढ़ें, तो ये बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो फोनिक्स एक तरीका है लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाने का। और इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा आसान नहीं होती, स्टेजेस में होती है। तो नर्सरी में, LKG में आपने 3 लेटर वर्ड्स पढ़े, फिर 4 लेटर वर्ड्स पढ़े, एट द एंड तो आपको इंग्लिश के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स पढ़ने ही हैं। मगर उस वक्त तक ये होता है कि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होता है, आपके अंदर थोड़ी सेल्फ एस्टीम आपकी थोड़ी ऊपर चली जाती है, यू जी। हैव इन योर माइंड कि आई कैन डू इट। सही। तो सिर्फ फर्क ये है कि फोनिक्स चीजों को थोड़ा सा आसान बनाती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, और एक जुस्तजू क्रिएट करने की कोशिश करती है कि ये क्या है। अगर बच्चा पहले से ही डर जाएगा तो वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। जी जी। जी अस्मा जी, ये जो फोनिक लिटरेसी प्रोग्राम्स अक्सर मार्केट में बहुत होते हैं, मतलब हर एक क्लेम करता है कि दे आर कम अप विद सो एंड सो प्रोग्राम। तो ये जो फोनिक लिटरेसी प्रोग्राम होता है, वैसे आपका जो वेंचर है वो भी इसमें एक वेंचर है आपका कि भाई फोनिक लिटरेसी प्रोग्राम। तो जी, ये लेट्स आपका रीड। जो प्रोग्राम है वो दूसरे प्रोग्रामों से कैसे मुख्तलिफ है, मतलब हाउ डिफरेंट इट इज? जी तो मेरा प्रोग्राम है लेट्स रीड, उसका नाम है लेट्स रीड, उसकी वेबसाइट है letsreadindia.in, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी डालने की मैंने कोशिश की है। तो मेरा प्रोग्राम मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मैंने जब फोनिक्स का और रीडिंग का अपना शुरू किया था, मुझे काफी दिलचस्पी है रीडिंग करवाने में बच्चों को, और जब ये मैंने 10 साल पहले शुरू किया था तो मार्केट में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जो बच्चों को बुक्स रीड करना या सेंटेंसेस फ्लुएंटली पढ़ना सिखाता हो। सब लोग बच्चों को वर्ड्स पढ़ना सिखाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनको मालूम है वो समझ जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों को अलग अलग तरीके, इजी तरीके, बहुत बेहतरीन तरीके सिखाते हैं वर्ड्स पढ़ने के। वर्ड्स पढ़ना बच्चों को आ जाता है, मगर जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें खाली वो वर्ड नहीं होता, उसके अंदर बहुत से पजल वर्ड्स होते हैं, बहुत से साइट वर्ड्स होते हैं, बहुत से अननोन वर्ड्स होते हैं। तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ाना नहीं सिखाते, वो जी प्रैक्टिस कराना नहीं सिखाते, वो फ्लुएंसी नहीं सिखाते, स्पीड नहीं सिखाते पढ़ने में। तो फर्क ये है कि हम लेट्स रीड में सिर्फ लफ्जों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम पूरा सेंटेंस पढ़ने के ऊपर तवज्जो देते हैं। जी। तो हम बुक्स रीड करने पर तवज्जो देते हैं, पैराग्राफ्स रीड करने पर तवज्जो देते हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है कि जितने भी फोनेटिक प्रोग्राम्स हैं वो 3 लेटर वर्ड्स पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, आपको मेरे ख्याल से हजारों वेबसाइट्स, एक्टिविटीज मिलेंगी जो 3 लेटर वर्ड्स के लिए होंगी। जी मगर उससे जो ऊपर की लेवल होती है, उससे जो आगे की लेवल होती है,
वहां पर मामला जाके डगमगाने लगता है, क्योंकि वहां पर किसी ने इतनी मेहनत नहीं करी कि आपको स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ्स बनाने। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैंने हर लेवल पर 3 लेटर वर्ड्स के बाद 4 लेटर वर्ड्स पे, ब्लेंड्स के साथ, डायग्राफ्स के साथ, फोनोग्राम्स के साथ, मैंने हर लेवल पे सेंटेंसेस और स्टोरीज को जोड़ने की कोशिश की है और बच्चों के अंदर फ्लुएंसी डेवलप करने की कोशिश की है। जी। अस्मा जी, ये जो रिसेंटली जो कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ चल रहा है और जिस जी वजह से एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने में थोड़ा डिले हुआ है, खास करके जो प्री प्राइमरी या अर्ली प्राइमरीज के होते हैं उनके तो बिल्कुल ही क्लास, इवन ऑनलाइन भी जो है जरा मसला जी चल रहा था। जी तो जी कुछ बच्चे एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, मतलब स्पेशली जो 3 साल के होते हैं, तो दे आर जी अबाउट टू एंटर नर्सरी, तो वो वेट कर रहे थे कि भाई स्कूल खुलेंगे तो वो एडमिशन लेंगे और दे विल स्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस। लेकिन अब चूंकि डिले हो चुका है, दे आर एट होम मोर देन आई थिंक 3-4 months नाउ वेटिंग फॉर द एडमिशन टू स्टार्ट एंड तो यहाँ अगर पेरेंट्स चाहते हैं, उनका कंसर्न है कि भाई एक तो घर में है और एकेडमिक ईयर डिले हुआ है, बट दे वांट द चाइल्ड नॉट टू लैग बिहाइंड। वो चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा भी कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करे ताकि जैसे स्कूल खुलेंगी तो वो फिर कैचअप कर लेगा। तो उनके लिए कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी वालिदैन से दरखास्त होगी कि वो ये कीमती वक्त जाया ना करें, है ना। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, डॉक्टर शफीक ने आपको समझाया था कि ये जो टाइम होता है 3-4 साल की उम्र का, ये अब्जॉर्बेंट टाइम होता है। इसमें बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। इससे अगर आप वेस्ट कर देंगे तो जो आपकी ब्रेन है वो टेक इट और लूज इट के फॉर्मूला पे चलती है, यूज इट और लूज इट। तो अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो वेरी गुड, नहीं इस्तेमाल किया तो यू लॉस्ट इट फॉर एवर। तो इस वक्त को जाया ना करें। आप आसानी से बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। एक चीज होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, साउंड की पहचान, आवाज की पहचान। तो बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे एक गेम है आई स्पाई का, या थोड़े गेम्स हैं उसमें आप बच्चों को चीजों की आवाज पहचान करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टेपलर है, तो स्टेपलर किससे शुरू होता है? स्टेपलर, है ना। सो आप कहेंगे कि स्टेपलर, ये वोकैबुलरी करिए, स्टेपलर ये किससे शुरू होता है? तो स्टेपलर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? ये कैमरा है, तो आप क्या कहेंगे? कैमरा, है ना। आप अनम्यूट कीजिए मैम। For example, if you say flower, so you're going to say flower, है ना। तो आप you can use anything in your house, anything around you, anything near you to teach phonics to children. उनकी साउंड की पहचान करवाना बहुत जरूरी है। तो आप फोनिक एबाकर्डा, जिस तरह हम ABCD का सॉन्ग सिखाते हैं बच्चों को, हम लोग सिखाते हैं ABCDEFG, जो पुराना तरीका है। तो अगर आपको फोनिक्स डेवलप करना है तो उसका एक फोनिक सॉन्ग है, एबाकर्डा F G H I J K L M N O P Q R T A V W Y Z। तो ये साउंड्स हैं। तो जिस तरह आप ABCD का सॉन्ग याद कराते हैं बच्चों को, फोनिक्स का साउंड याद करा दीजिए। उनके साथ गेम्स खेलिए, राइमिंग वर्ड्स की गेम्स खेलिए। जैसे अगर आप कहें कैट तो उसका राइमिंग वर्ड है मैट। अगर आप कहेंगे डॉग, उसका राइमिंग वर्ड है लॉग। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ रीडिंग एबिलिटी, साउंड एबिलिटी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश साउंड जो है वो काम आ रही है। तो इसी तरह के बहुत सारे गेम्स हैं, वोकैबुलरी डेवलपमेंट है, रीडिंग बुक्स टू चिल्ड्रन, कॉन्स्टेंटली रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स। एक और ध्यान में आपको दिलाऊं, जैसे अक्सर बच्चे मैथ्स में, नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं, बट एज दे ग्रो ओल्डर उनके मैथ्स के नंबर्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। और ज्यादातर बीइंग अ टीचर माई सेल्फ फॉर सो मेनी इयर्स, हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि वेयर डू दे लूज मार्क्स एज दे ग्रो अप? दे लूज मार्क्स इन वर्ड प्रॉब्लम्स। जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं तो बच्चे मार्क्स अपने खो देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो वर्ड प्रॉब्लम
मैथमेटिकली सॉल्व करना नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको वर्ड प्रॉब्लम की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो इट इज, ये सब चीजें जो हैं ये लैंग्वेज का खेल है। आप ओरली द स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी बच्चों को, कोई भी चीज जो है वो बच्चों के लिए छोटी नहीं होती, कोई भी चीज बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होती। आप जितना वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं बच्चों की, जितनी चीजें उनको सिखा सकते हैं, जितनी पिक्चर्स उनको बता सकते हैं, जितना डिस्कशन उनके साथ कर सकते हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ डिस्कशंस करिए, उनकी वोकैबुलरी डेवलप करिए, उनके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए, उनके साथ गेम्स खेलिए, साउंड्स के गेम्स खेलिए, सिंपल साउंड्स के गेम्स खेलिए। सो बाय द टाइम दे आर इन स्कूल, दे विल पिक अप रीडिंग एंड दे विल पिक अप लर्निंग वेरी फास्ट। क्योंकि अगर आप गौर करें तो साइंस एंड सोशल स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं होते, उसकी लैंग्वेज में बच्चे अटकते हैं। तो हर चीज लैंग्वेज का खेल है। तो अगर आपने अपने बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर दिया तो यू विल बी डूइंग देम यू नो अ ह्यूज फेवर, बहुत आसानी पैदा कर देंगे आप अपने बच्चों के लिए। जी, जैसे ही आपने गेम्स की बात की तो मुझे एक याद आया कि गेम्स आजकल के बच्चों के लिए ओनली यू नो द वीडियो गेम्स और यू नो मोबाइल पे जो गेम्स खेलना है या फिर गैजेट्स है या फिर टीवी पे जो ये चलते हैं कार्टून्स वगैरह, तो इस तरह का उनका खेल होता है नॉर्मली आज के ज़माने में। लेकिन जो उनकी जो अटैचमेंट होती है इन गैजेट से, उसकी वजह से जो है मेरे ख्याल में उनकी लर्निंग जो कर्व है उसमें बाधा पड़ती है। बच्चे जो है दूसरे जी चीजों में इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। ठीक है, तो शायद आपने भी जी ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे ज्यादातर ये गैजेट्स को अटैच हैं बिल्कुल। उनके अंदर काफी इश्यूज आते हैं। एक तो अटेंशन स्पैन है, मेमोरी का प्रॉब्लम है, विजुअल आइज के प्रॉब्लम आ सकते हैं ये। तो ये इस तरह की चीजों को जब आप देखते हैं तो इन पेरेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं कि आईज और इन चीजों का प्रॉब्लम तो बाद में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि जो बच्चे फोन के सामने या मोबाइल के, आईपैड के सामने या लैपटॉप पे एडिक्टेड होते हैं, जो पूरे वक्त बहुत ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने, उन बच्चों को मूवमेंट की और सेंसोरियल इनपुट की, हाई सेंसोरियल इनपुट की आदत हो जाती है। उनको आवाज की, म्यूजिक की, कलर्स चेंज होने की, चीजें मूव करने की, वो जो स्क्रीन पे पिक्सेल्स होते हैं उनके रैपिड मूवमेंट की, फास्ट मूवमेंट की आदत हो जाती है। तो जब इन बच्चों को इन चीजों की आदत हो जाती है, तो जब वो बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो उनको इतना बोरिंग लगता है, वो मोनोटोनस आवाज, क्योंकि टीचर तो डांस नहीं करेगी ना, टीचर के कपड़े चेंज होंगे ना बाल चेंज होंगे, टीचर मूवमेंट भी नहीं करेगी, तो वो चीजें बच्चों को बोरिंग लगती हैं। तो फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की एबिलिटी जो है बच्चों के अंदर, वो गैजेट्स यूज करने से बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज, ये सवाल ना, इट इज लाइक अ पैंडोरास बॉक्स, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं। आई ट्राई टू डू इट क्विकली। दूसरी बहुत अहम चीज ये है कि आप भी बहुत शायद बेहतर तरीके से समझा सकें लोगों को कि फिजिकल डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से और लैंग्वेज रीडिंग डेवलपमेंट से कितना गहरा ताल्लुक है। जो बच्चे मूव नहीं करते, जो बच्चे खेलते कूदते नहीं है, रन नहीं करते, क्रॉल नहीं करते, रोल नहीं करते, स्विमिंग नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, उनका दिमाग जो है वो धीरे 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 शट होने लगता है। क्योंकि बॉडी में आपके जो हैं, आपके जो सेंसेस हैं, आपकी जो इंटेलिजेंसेस हैं, वो इंटीग्रेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है। तो आपकी अलग अलग एबिलिटीज जो है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये अपने आप में एक खास शोबा नहीं है, ये सब मिला हुआ है, ये सब जुड़ा हुआ है, हर चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और बराए मेहरबानी अपने बच्चों को गैजेट से दूर रखें, मोबाइल्स और फोन से दूर रखें। ना सिर्फ उनकी फोकस कंसंट्रेशन की एबिलिटी कम होती है, बल्कि उनके दिमाग की सलाहियत जो सीखने की होती है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं नाज़रीन को यहाँ जो देर से जुड़े हैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि हम बात कर रहे थे बच्चों में छोटी उम्र से पढ़ने की आदत डालना, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे। इस पे हमारे साथ बात कर रही थी अस्मा ज़ैदी मैम, जो दिल्ली से हैं, फ़िलहाल हैदराबाद में हैं। वो एक टीचर ट्रेनर हैं, ऑथर हैं और जो है छोटे बच्चों में पढ़ाने का जो उनका जज्बा है वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। उनकी तरफ से एक उन्होंने लेट्स रीड एक प्रोग्राम भी शुरू किया है, किताब भी लिखी है, उसका वो सपोर्टिंग मटेरियल भी होता है उसका, जिसकी मदद से जो है बच्चे सीखने में आसानी महसूस करते हैं। हम शुरू में बात किए थे कि पढ़ना, ख़ास करके अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छी किताबों का घर में होना, इसकी अहमियत पे भी हमने बात की। फिर हमने अस्मा जी से बात की कि वो अगर फ़िलहाल स्कूल नहीं खुल रहे हैं या फिर डिले हुआ है और बच्चा अभी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, तो घर में पेरेंट क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक एक स्टेज तक आ जाए, ताकि जब भी स्कूल खुलेंगे तो बच्चे को वो आगे वर्ड्स पिकअप करने में आसानी हो। फिर हमने बात की कि गैजेट से जो है ख़ास करके अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, इसमें जितना हम कम कर सकें वो बेहतर है। इसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलग सेशन करेंगे, गैजेट एडिक्शन एंड हाउ टू डील विथ, वो अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम ये मेंशन करना चाहेंगे कि जब हम जानते हैं कि टू मच अटैचमेंट टू दिस गैजेट्स हैज़ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल एंड एकेडमिक इश्यूज़, तो हमें इसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसमें जो हम वक़्त गंवा देते हैं, कि अक्सर होता ये है कि भाई हस्बैंड जो है वो काम पे बिजी है, माँ जो है वो कुकिंग पे, मतलब घर के जो काम होते हैं उसमें बिजी है, तो बच्चे को बिजी रखने के लिए हमने कुछ हाथ में थमा दिया या फिर टीवी ऑन करके छोड़ दिया, तो वो घंटों उस पे लगा हुआ। तो जब इस तरह की जो अटैचमेंट होती है, उससे जो है आगे जाके उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये ब्रीफली हमने जो कवर किया है वो अब तक की ये बातें थी। ऑफ कोर्स अस्मा जी ने डिटेल में चीज़ें बताई कि कौन सी एज से जो है स्टोरी टेलिंग शुरू कर सकते हैं। फिर जो है ये जो फोनिक क्या होता है, ठीक है, फोनिक लिटरेसी प्रोग्राम क्या होता है, इस बारे में हमने बात की है। अब कंक्लूड करने से पहले मैं ये नाजरीन को बताना चाहूँगा, उनके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हम बच्चे को छोटी उम्र से घर में पढ़ने की आदत डालने के लिए, एक तो वो कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है वो अस्मा जी ने बता दिया। दूसरा ये है कि घर में माहौल कैसा हो ताकि बच्चा पढ़ने की तरफ रागिब हो, ही शुड फील इंटरेस्टेड टू रीड। अब क्या पढ़ता है, क्या समझता है, एक अलग चीज है, लेकिन शौक भी एक होना चाहिए ना, कि जब तक वो शौक, इंटरेस्ट जब क्रिएट नहीं होता है तो फिर वो बच्चा पढ़ने के तरफ रुझान अपना नहीं रखता। एक तो ये होता है कि आप घर में जो है एक रीडिंग एरिया बना लें। मैम अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ ताकि, तो एक घर में जो है एक रीडिंग एरिया बना लें, चाहे एक कॉर्नर ऑफ द हाउस ही क्यों ना हो, चाहे एक छोटा टेबल विथ कपल ऑफ बुक्स ही क्यों ना हो, या फिर एक छोटी सी चाइल्ड चेयर जाती है वो है, उससे छोटा सा उनका एक बेंच या डेस्क है, ठीक है, उस पर आप किताब, तो ये एक असाइंड एरिया जब होता है तो बच्चे को पता है कि यहाँ जाके क्या करना है, ठीक है। फिर आप भी जो है वहाँ की किताब लेके बैठ गए तो उसको पता है कि ये एरिया में पढ़ना है। जैसा आप अक्सर घरों में एक एरिया होता है प्रेयर एरिया, ठीक है, तो वहां जाते हैं तो लोग जो है प्रे करके आते हैं, या फिर वॉशरूम जाते हैं तो उसको पता है कि यहाँ जाके ये काम करना है, किचन में जाते हैं तो वहां जाके पका, तो एक असाइंड एरिया होता है, बच्चा उससे उस एरिया की रिकॉग्निशन करता है कि भाई हाँ इस एरिया में ये काम होता है, बेडरूम होता है वहां जाके सोना है, इस तरह से। तो एक एरिया ऑफ रीडिंग अगर हम बनाते हैं, रीडिंग एरिया, तो बच्चे को पता चलता है कि भाई हाँ ये भी एक रूटीन करने का काम है। जिस तरह हम अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं या कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, ये हमारे रूटीन में आता है। तो इसी रूटीन में ये भी है कि भाई हाँ घर में एक एरिया है रीडिंग एरिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाना चाहिए और ये रूटीन में से है। तो ये एक क्रिएटिंग a रीडिंग एरिया will help a child to inculcate the reading habit। एक दूसरा जो है डॉक्टर
जी जी, सॉरी, नहीं नहीं, ओके, सो सॉरी, मैं समझी आप खत्म कर चुके। नहीं नहीं, ओके, गो अहेड। डॉक्टर शफीक, ये अक्सर जो हम इंटरव्यूज लेते हैं ना पेरेंट्स के, जब वो एडमिशन के लिए आते हैं स्कूल में, जी तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि आपके बच्चे रीड करते हैं, आपके पास किताबें हैं कि नहीं है। तो वो लोग हमसे कहते हैं जी मैम, एबीसी की किताब है, कलर्स की 1 2 3 की किताब है। जी तो मेरी पेरेंट्स से दरखास्त होगी कि वो ठीक है, आप एबीसी की 1 2 3 की किताब लाए हैं, बट बच्चों को लैंग्वेज डेवलप करने के लिए और एक शौक पैदा करने के लिए एक वैरायटी की जरूरत होती है और कहानी की किताबों की जरूरत होती है। जी तो आप मार्केट से, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, मेले लगते हैं, बहुत सारी ऐसी आपकी सिटी में दुकानें होंगी जहां पर बच्चों की पढ़ने की किताबें हों, और ये एक एटीट्यूड, एक माहौल क्रिएट करने का, you know it's about creating an attitude, creating a जी culture, a reading culture at home। जी तो ये उसकी बात है। तो जब तक आप रीडिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जब तक आप बचपन से बच्चों के लिए 1 साल की उम्र से टॉयज की जगह किताबें नहीं लाएंगे, तो ये एटीट्यूड डेवलप होना बहुत मुश्किल है। जी अगर आप, जब तक आप अपने बच्चों को रीडिंग की इम्पोर्टेंस ना करें, उनके सामने बैठ के लिखे नहीं, उनके सामने बैठ के पढ़े नहीं, तब तक ये जब तक आप इसका माहौल ना बनाएं, इट्स नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। क्योंकि बच्चे इस उम्र में इमिटेटर्स होते हैं, मंकीज होते हैं, जी जो वो देखते हैं वही वो करते हैं। आप जी लाख कहें पढ़ना चाहिए, पढ़ो, यही एक प्रॉब्लम है। पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, कितना समझाते हैं, ये सुनता ही नहीं बात। जी बच्चे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप कभी नहीं करते। जी आप अगर बैठ के पढ़ेंगे तो बच्चे आपको कॉपी करके खुद ब खुद करेंगे, आपको एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जी तो 3 4 5 साल की उम्र में बच्चे आर लाइक मंकीज, बंदर के बच्चे नहीं होते, उस तरह की उनकी फितरत होती है। जो जी भी वो अडल्ट्स को देखते हुए करते हैं, वही वो कॉपी करना चाहते हैं। जी, तो जो आप, अगर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो बच्चे भी वही करेंगे। आप अपने लैपटॉप पे या फोन पे बिजी होंगे तो बच्चे वही करेंगे। जी आप टीवी देखेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। आपने जो बात कही कि बच्चे जो है वो पेरेंट को कॉपी करते हैं, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा इसमें कि जरूर। बच्चे जो है, चूंकि क्यूरियस नेचर होता है उनका, खास करके अर्ली ईयर्स जो होते हैं, टॉडलर्स एंड तो वो हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो बड़े कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके जी अंदर क्यूरियोसिटी बाय नेचर, ये फितरी चीज होती है कि मिसाल के तौर पर आपने उनके लिए छोटे शूज ला के दे, लेकिन वो आपके बड़े शूज वहां रखे हैं, उसमें जाके पैर डाल के ठहरेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल। हालांकि उनके अपने शूज हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भाई आपके शूज बड़े हैं और आप जो है वो पर्टिकुलर पहनते हैं, तो वो जा जाके उसमें पैर रखते हैं। अब वो भले ही चल नहीं पाएंगे, उसमें से गिर जाएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जाके उसमें पैर डाल के रखें। ठीक है, ये एक बच्चों के अंदर फितरी चीज होती है। दूसरा ये होता है कि भाई आप किचन में कुछ काट रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, वो भी आके कुछ करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हो सकता है वो अनसुपरवाइज्ड अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को इंजर कर लेंगे, जख्मी कर लेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि वो आप जो काम करें वो भी उसमें इंटरेस्ट लें, कुछ करने की कोशिश करें। अगर आप समझो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, आपने उसको यसरुल कुरान दे दिया छोटा, ठीक है, अब वो देखता है कि भाई उनकी तो छोटे कुछ ही पेजों की बुक है, लेकिन आप मोटा सा कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां आके देखने की कोशिश करेगा कि भाई आप ये इतना बड़ा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जो अडल्ट्स कर रहे होते हैं या पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं, उस चीज में वो एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से हमें बहुत ही केयरफुल होनी चाहिए कि चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, कि बच्चे जो है वो स्पॉन्ज ले खड़े हैं कि जैसे आप कुछ करें अब वो जो है उसमें अब्सॉर्ब कर लें। या फिर आप ऐसे समझेंगे वो सीसीटीवी है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है समझ लीजिए कि आपके घर में सीसीटीवी लग गया है। ठीक है, कि आपकी मूवमेंट्स है, आपकी जो घर में कल्चरल वैल्यूज हैं, आपका जो बात करने का अंदाज है, खाने का अंदाज है, जो कुछ वो हर चीज देख रहे होते हैं, भले ही वो प्री वर्बल स्टेज में, मतलब वो बोल देख नहीं भी रहा पाते है हैं और अपने आप। जज भी कर रहा है। जी, तो वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि अभी लैंग्वेज डेवलपिंग में टाइम लगता है, लेकिन ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो हम समझते हैं कि बच्चा छोटा जो क्या समझता है, सिर्फ वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो सब समझ रहा है और वो कॉपी जी करता है और वो उसे सीखने की कोशिश करता है। तो एक जो पेरेंट एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनके लिए मैसेज ये है कि जिस दिन बच्चा
या बच्चे पैदा हो गई, समझे आपके घर में एक सीसीटीवी फ्री ऑफ चार्ज आपको इंस्टॉल किया गया। तो हमारी जो मूवमेंट्स है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमारा कल्चरल वैल्यूज हैं, वो उसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है। वो बाद में जाके उसका एक्सप्रेशन आता है, तो तब तक के लिए वो ऑलरेडी बहुत चीजें ग्रास्प कर चुका होता है। तो ये यहाँ जो मैम कहती हैं कि वो पेरेंट को देख के सीखते हैं, वो यहाँ ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो सेटिंग एन एग्जाम्पल। सेटिंग एन एग्जाम्पल ये है कि भाई बच्चे ने कभी पेरेंट को किताब पकड़ के बैठे हुए देखा नहीं, ठीक है, चाहे आप इलिटरेट ही क्यों ना हो, आपने पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर कम पढ़े लिखे हैं, या फिर आपने अपने बचपन में फॉर जो भी रीजंस हैं या किसी वजूहात की वजह से आप ठीक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन बच्चे के सामने किताब पकड़ के बैठना जो है, दैट इटसेल्फ इज इनफ, उतना काफी है बच्चे के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। जब आप किताब लेके पकड़ के बैठे हैं तो बच्चा है कोई भी लैंग्वेज की आप पकड़ के बैठे, तो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है, वो आके देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। जब हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो उसमें जो है बच्चे को कॉपी करने में और इंटरेस्ट क्रिएट करने में बहुत आसानी होती है। और एक चीज जो है, मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन रीडिंग एंड रियल लाइफ। अब जो भी किताब बच्चे के सामने लेके पढ़ना चाहिए, मिसाल के तौर पर शुरू में आसमा जी ने बताया कि रीडिंग अलाउड, यानी आप पढ़ के बच्चे को सुना रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपके लिए एक डिपेंडिंग अपॉन एज जो है, बच्चे की उम्र के हिसाब से आप एक डायलॉग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बच्चे के साथ जो कन्वर्सेशन होता है उसको आप एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी समझ के रीडिंग जो आप पढ़ रहे हैं और रियल लाइफ, उसके बीच में कनेक्शन हमें बनाने की कोशिश करना। मिसाल के तौर पर अब आप समझे उसकी एक कोई पिक्चर बुक आप लेके बैठे हैं, या फिर अपनी ही किताब आप ले कोई पढ़ रहे हैं, तो बच्चा देखेगा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने बुक का जो फ्रंट पेज होता है उसको आप टर्न करके दिखाए कि दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ठीक है। तो जब ये किताब का नाम है, जब वो किताब का नाम है, अच्छा किताब का नाम यहाँ लिखा होता है, अच्छा, तो फिर आप अपने दूसरे जो शेल्व्स होते हैं बुक्स के, वहां पर हाथ दिखा के बताएं कि भाई अच्छा इस किताब का नाम कहाँ है बताओ, ठीक है। तो बच्चा जो है वो कोशिश करता है, अगर नहीं करता है तो आप 1 से 2 मरतबा दिखाएं उसको कि भाई किताब का नाम कहाँ लिखा होता है, द टाइटल ऑफ द बुक, ठीक है। तो बच्चे को पता होता है कि हर एक किताब का एक नाम होता है, उसका नाम जो है फलां फलां जगह लिखा होता है। तो ये आप उसको, आप जो पढ़ रहे हैं उसको वहां कनेक्ट करने की कोशिश कर, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि भाई इसमें जो है फलां फलां बड़े शख्सियत जो है उन्होंने किताब लिखी है, इसका मतलब ऑथर की बात हो रही है। अच्छा तो बड़े क्या मतलब, वो हाइट में बड़े होते हैं या मतलब उनका साइज बड़ा होता है, क्या बड़े के क्या मतलब, ठीक है। बच्चे क्योंकि उनके इनोसेंट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही मासूमियत से पूछते हैं, लेकिन उसको एक हम अपॉर्चुनिटी अगर इस्तेमाल करके बोलेंगे, बड़े का मतलब ये है कि भाई जो है उनके कैरेक्टर अच्छे होते थे, उनके अखलाक अच्छे होते थे, उनके अंदर वो आगे की सोचने की सलाहियत होती थी, तो वो अपने लिए जहाँ अच्छे काम करते थे वो दूसरों के लिए समाज में भी जो अच्छे काम करते थे, उनके अच्छे कामों की वजह से पूरे समाज में फायदा होता था, पूरे देश में जो है उसका फायदा होता। उनकी जो किताबें लिखी होती हैं उससे जो है सारे देश के अंदर वो सब लोगों को फायदा होता है। इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो उनको एक इंटरेस्ट होता है, अच्छा मुझे भी बड़ा बनना है, ठीक है। अच्छा तो मुझे बड़ा बनना है तो फिर अच्छा तो आप तुम बड़े बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा तो तुम्हें पहले जो है अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हारी जो है नॉलेज ज्यादा होगी तो फिर तुम जब पढ़ाई में ध्यान दोगे तो फिर स्कूल में जो है अच्छे नंबर लोगे, फिर जब अच्छे नंबर लोगे तो फिर तुम्हें अच्छी पोजीशन। तो इस तरह की जो एक कनेक्शन बनानी है, जो हम पढ़ रहे हैं उसको रियल लाइफ से कनेक्शन करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये मौके हमें गंवाने नहीं चाहिए, हमें ये मौके ढूंढ ढूंढ के इसमें डालने की जरूरत है। मैम आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं जान जी। okay. तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत जरूरी है, ये इसको बनाए रखना और बनाते रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी एक चीज क्या होती है कि जैसे ही घर में समझिए आपने एक रीडिंग एरिया बना दिया, और जैसे ही आप वहां जाके बैठे और वहां जाके कुछ किताबें लेके बैठे, अब बच्चे को पता है कि ये रीडिंग एरिया है, अब जाकर आप किताब लेके बैठेंगे, अगर वो किताब बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, या फिर आप उसे उस अंदाज में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं जिस अंदाज में उसको पसंद है,
तो वो बच्चा फिलहाल जो है उसमें शौक नहीं दिखाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रीडिंग वहीं होगी या फिर सिर्फ स्कूल में होगी, ठीक है। अब आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर रास्ते पे आप चल रहे हैं तो रास्ते में आपको साइन बोर्ड दिखेगा, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए हैं, वहां मेनू होगा, ठीक है। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा आके देखेगा, क्यूरियोसिटी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये देख रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो वहां भी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चे को पढ़ने की, कोशिश करने की, और उसमें शौक, इंटरेस्ट लेने की। तो ये सिर्फ रीडिंग एरिया स्कूल पे जो है उन्हें पढ़ने पे कन्फाइन करना, मुतय्यन कर देना जो है, वो हम दूसरे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। तो ये इट शुड बी ऑन द गो। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं खाने गए हैं, दावत में गए हैं, तो मौके की ताक में रहना चाहिए कि किस तरह से बच्चे को उस दिन का वो रीडिंग डोज मिल जाए। तो इस तरह का अगर हम मौके तलाश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को जो है वो कंटिन्यूस डोज मिलता रहता है। दूसरी चीज और एक हमें ध्यान में रखने की है कि इससे पहले भी हमने मेंशन किया कि कुछ अच्छा रीडिंग मटेरियल घर पे होना चाहिए। जैसा अस्मा मैम ने कहा कि वैरायटी ऑफ बुक्स होनी चाहिए। कुछ बच्चों को पिक्चर बुक्स पसंद आते हैं, कुछ बच्चों को टेक्निकल टाइप की, जैसा वो होते हैं ना, आप कुछ पजल वगैरह बनाते हैं, इस तरह का कुछ जी पसंद जी। आता है। तो ये एक्चुअली ट्रैवल बुक्स, मैगजीन्स, ट्रैवल बुक्स, कुकिंग बुक्स, मशीन्स की बुक्स, कोई सी भी बुक्स हो, जी कार्स की, अलग अलग कार्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, एनीथिंग, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। जी। तो एक वैरायटी रहने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट वो बुक पिकअप करते हैं, फिर उनको वहां से लेके फिर आगे जा सकते हैं। हम सिर्फ उनको ABCD पढ़ाने के लिए डरा धमका के बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में वो एक नफरत, एक एलर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे आप किताब पकड़ेंगे वो भाग के चले जाएंगे, ठीक है। तो उससे हमें बचना चाहिए। और एक चीज जो ये है कि भाई आपके अपने शहर के इलाके में जो लाइब्रेरीज होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है, वहाँ अपने बच्चों को साथ में ले जाके उनको विजिट कराने की आदत डालिए कि भाई लाइब्रेरी होती क्या है। वहाँ किताबें मिलती हैं, न्यूज़पेपर मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। ये एक जगह है जहाँ अगर आप अफोर्ड भी नहीं करते हैं तो आपको फ्री ऑफ चार्ज वहाँ होती हैं। तो जब वैसे बच्चे जो पढ़ने की एज के होते हैं तो आप साथ में ले जाएंगे। आप अपने टेस्ट का पढ़ रहे हैं, बच्चा अपने पे टेस्ट का पढ़ रहा है। तो ये एक रीडिंग एरिया जो लाइब्रेरी होती है उससे एक अटैचमेंट डेवलप होती है, उन्हें नॉलेज में इजाफा होता है कि भाई लाइब्रेरी भी नाम की कोई चीज होती है। आपके गैजेट भरे इस जमाने में आप बच्चों का पूछिए रैंडमली लाइब्रेरी क्या होती है, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो, ठीक है। तो हमें ये हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के अंदर ये डेवलप हो कि भाई लाइब्रेरी भी एक चीज होती है, वहां जाके अपनी जो पढ़ने की जो प्यास है उसको हम बुझा सकते हैं। यहाँ पर और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर जी जी साहब। लाइब्रेरीज जैसे इवन इन अ सिटी लाइक हैदराबाद दे आर वेरी रेयर। एक पब्लिक लाइब्रेरी है शायद ओल्ड सिटी में, उसके अलावा बच्चों के लिए किताबों के लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि कहीं कोई लाइब्रेरी हो। जी स्कूल्स में लाइब्रेरीज हैं, वो ये गनीमत है, वरना अक्सर स्कूल्स में भी लाइब्रेरीज नहीं होती। जी तो हम लोगों ने एक शुरू किया था, एक इनिशिएटिव लिया था, जी। रीडिंग प्ले डेट्स। तो रीडिंग, हम रीडिंग प्ले डेट्स, अच्छा, ओके ओके जी प्ले डेट्स। ओके। तो हम लोग माओ को लिंक करते थे जिनके हम उम्र बच्चे हैं, जी और उनके खेल के लिए और उनकी बुक्स के लिए, बुक एक्सचेंज के लिए एंड रीडिंग जी अलाउंड के लिए एक जिस तरह एक डेट, एक कोई टाइम फिक्स करते थे कि जैसे 5 o'clock हम आपके घर आएंगे, जी खेलने के लिए आएंगे और एक बुक रीड करने के लिए आएंगे। जी तो जब वो हमारे घर आते हैं तो वो एक किताब लेकर आए, उसे हम पढ़ेंगे, फिर हम खेलेंगे। फिर जी किसी दिन हमने एक डेट फिक्स करी के कोई और हमारे घर आएगा तो हम खेलेंगे और एक बुक रीड करेंगे। जी इसी तरह स्कूल्स में कल्चर, हम जैसे हमने अपने स्कूल में कल्चर डेवलप किया है कि जब किसी की बर्थडे होती है जी। तो हम केक और स्वीट्स और ये वो लाने के बदले हम लोग लाइब्रेरी को एक बुक डोनेट करते हैं। सही सही तो बच्चे वेट करते हैं लाइब्रेरी को बुक डोनेट करने के लिए, सही सही। दे वेट फॉर इट। सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं टू प्रमोट रीडिंग एंड लाइक आई सेड एटीट्यूड फॉर रीडिंग एंड जी प्रमोटिंग अ रीडिंग कल्चर, जी ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी है।
और इसमें खास मेहनत लगती है, ये खुद से नहीं होता। जी जी इसको आपको प्लान करके कॉन्शियसली इसे अपने रूटीन में, इसे अपनी प्रायोरिटीज में लाना पड़ता है। एंड एज अ मदर आई कैन टेल यू कि मैंने यू नो आई हैव 3 गर्ल्स एंड बड़ी वालियों ने तो अपने आप रीडिंग करना, छोटी वाली ने मुझे नचा दिया था, मगर उसको रीड कराने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। जी जी तो इट्स ऑल चिल्ड्रन आर नॉट द सेम। थोड़े बच्चों के पीछे आपको ज्यादा लगना पड़ता है, जी मगर बच्चों को ये हैबिट्स कल्टीवेट, जिस तरह आप नमाज की हैबिट डालते हैं, जिस तरह आप अच्छी हैबिट्स के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह आपको ये एटीट्यूड और रीडिंग डेवलप करने के लिए आपको खुद से नहीं होगा, आपको इसके लिए कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी जी और बहुत सारी चीजें शायद गिव अप भी करना पड़े। जी मैम, आपने जो बात की कि भाई सिटीज में अक्सर जो है वो लाइब्रेरीज डिसअपीयर हो रही हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। इस चीज को जब देखते हैं तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठ भी नहीं सकते। कम से कम अपने अपने मोहल्लों में, ठीक है, कि एक लाइब्रेरी सेटअप करनी चाहिए कि भाई हर एक आदमी अगर एक छोटी बुक भी अगर डोनेट करता है तो इट बी ह्यूज लाइब्रेरी इन एवरी मोहल्ला, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो वो हमें मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट को लाना चाहिए कि भाई एक मोहल्ले में एक अच्छी लाइब्रेरी हो जहां बच्चे जो है वो आके फ्रीली देखें, बैठें, पढ़ें। तो उससे जो है एक तो पढ़ने का शौक होता है और दूसरा एट द सेम टाइम दे गेट सम गुड नॉलेज आल्सो, ठीक है। तो वो अगर हम चाहते हैं कि गैजेट से उनको कुछ आज़ादी मिले, गैजेट के नुकसान से कुछ बचें, तो हम उनको एक बेहतर अल्टरनेटिव भी देना चाहिए ना। तो एक 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 बदल भी चाहिए उसका। सिर्फ आप, अनदर फन वे, या हाँ, तो भाई आप सिर्फ मोबाइल निकाल के बैठेंगे तो क्या करेंगे, मतलब देयर शुड बी समथिंग टू डू, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई फला फला कार्टून ठीक नहीं है, फला फला सीरियल ठीक नहीं है, तो भाई व्हाट इज अल्टरनेटिव, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे एब्सोल्युटली। प्ले एक्टिविटीज इस तरह से सोसाइटी में, अपने अपने एरियाज में मिलजुल के जो बड़े लोग होते हैं वो ये एक प्रोएक्टिवली एक काम करना चाहिए कि भाई उनके लिए कुछ हम अल्टरनेटिव दें, ताकि बच्चे बोरियत से सफर ना होते हुए इन गैजेट्स की तरफ ना जाएं, ठीक है। तो ये एक कोशिश होनी चाहिए। और एक जो चीज जो पढ़ने में प्रोत्साहित आप जिसको कहेंगे एनकरेजिंग जो होती है, तो वो टॉकिंग अबाउट व्हाट योर चाइल्ड इज रीडिंग, कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसकी अर्ली जो आपके जो शुरू की बुक्स होते हैं, 3 years ओल्ड है, 4 years ओल्ड है, जो भी है, जो आपने शुरू में कहा कि रीड अलॉट, माँ या बाप को जो है पढ़ के सुनानी पड़ती है। तो उस वक्त जो है अगर वो बच्चा समझे अपने से कोई बुक निकाल के देख रहा है, ठीक है, अपने शौक से, तो उसकी शौक की बुक जब वो खोलता है तो उसमें आप एक कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल के उस पिक्चर के बारे में या उस टाइटल के बारे में या उस बुक के बारे में थोड़ा बता दें, ताकि बच्चे को उस बुक के अंदर या उस टॉपिक के अंदर और इंटरेस्ट क्रिएट हो। अपार्ट फ्रॉम गेटिंग ए नॉलेज, नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन साथ में जो है, अरे ये चीजें जो है इस किताब में होती हैं, ये उसके अंदर माइंड में बैठ जाता है। तो जब भी आप देखते हैं कि बच्चा कोई अच्छी किताब लेके बैठा उसकी पसंद की, तो उसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब हम इंटरेस्ट जी दिखा के उसमें कुछ बात करते हैं, तो बच्चा जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ने की कोशिश करता है। और इससे पहले हमने जो जी। बात की कि बच्चे को पढ़ने के अंदर जो भी मुश्किलात आती हैं उसको हम, वी शुड बी वेरी सपोर्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर भाई फिलहाल घर में बुक्स नहीं हैं तो आपने कुछ लाने की कोशिश की, या फिर जो आसमा जी ने कहा कि भाई कुछ फंक्शंस होते हैं स्कूल में तो बच्चे कैंडी स्वीट्स वगैरह बेकार की चीजें जो लाने के बजाय जो है वो बुक्स डोनेट करें, छोटे बुक्स ही क्यों ना हो, छोटे स्टोरी बुक्स ही क्यों ना हो, 2-4 आदमी मिलकर एक बुक को डोनेट करें तो भी बड़ी बात। तो एक ह्यूज कलेक्शन हो जाता है, इट कीप्स ऑन बिल्डिंग, ठीक है। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, भाई अगर पेरेंट प्रोएक्टिवली इस तरह का काम करते हैं, वॉलंटरीली अगर वो आते हैं इस तरह की चीजों से, इट इज वेरी अप्रिशिएबल एंड शुड बी डन, ठीक है। और एक चीज जो हम कर सकते हैं बच्चों के अंदर पढ़ने का शौक पैदा करने के लिए, कि बच्चे सोने से पहले, यानी बिफोर बेड टाइम, या फिर आप जब सोने की कोशिश कर रहे हैं या आप उन्हें सुलाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त उन्हें चाहे आप आधा पेज ही क्यों ना हो पढ़ के सुनाएं, ठीक है। जी जो चीज सोने से पहले की जाती है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठती है। ये साइकोलॉजी भी कहती है और मेडिकल साइंस पे अगर आप कोशिश करके देखें कि सोने से पहले जो आप
पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा देर रहती है। तो ये एक अटैचमेंट का अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप बच्चे के बेड पे बैठ के उसके सोने से पहले कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बच्चे को एक इमोशनल कंफर्ट जो मिलता है वो एडेड एडवांटेज है। फिर आप उसको कुछ पढ़ के सुना रहे हैं, बच्चे स्टोरीज पसंद करते हैं इस वक्त में, तो आप गैर जरूरी जो है वो सॉन्ग्स लोरी वगैरह सुनाने, कुछ ऐसे वाकयात सुनाएं, जो ऐसे स्टोरीज जो हमारा अकाबरीन है, आबा अजदाद हैं, उनके अच्छे जो कारनामे हैं, आप उनके बारे में बताएं, ताकि बच्चे को नॉलेज के साथ साथ इमोशनल कंफर्ट के साथ साथ एक 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 स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होना चाहिए कि भाई हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा काम करके गया है तो मुझे भी अच्छा काम करना है, उन्होंने कुछ अच्छा लिख के गए तो मैं भी कुछ अच्छा लिखूं, उन्होंने अच्छे बन के गए हैं तो मैं भी अच्छा बनना है। तो ये एक जो एक अंदर से इंस्पिरेशन आती है वो एक प्रोसेस है। जब तक हम उसको प्रोएक्टिवली एनकरेज नहीं करते, हम सिर्फ ख्वाब देखने से ये नहीं बनते कि भाई हमारे बच्चे कल जाके कुछ अच्छे बन पाएंगे, सोसाइटी में कुछ अच्छा कर पाएंगे और देश की उन्नति में कुछ हिस्सा ले पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कल प्रोएक्टिवली इस देश की डेवलपमेंट में अपने तौर से कुछ कंट्रीब्यूट करें, उनका काम जो है वो अर्ली एज से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है। एंड अल्टीमेटली रीडिंग शुड बी अ फन, नॉट फ्रस्ट्रेटिंग। भाई अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और उसको जो है जबरदस्ती मार मार के वो डांट करके बिठा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो बच्चे को इनफैक्ट दूर करता है किसी चीज से। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे करना चाहूंगा कि एक बच्चा जो है बिल्कुल ही पढ़ने से दूर है, या फिर जो है नमाज के बिल्कुल दूर है, या फिर जो है वो मदरसा वगैरह जाने की एलर्जी हो, अगर उसकी आप एनालिसिस करके देखेंगे रूट कॉज, वो कहीं ना कहीं दो चीजों पे आकर रुकती हैं। एक तो ये है कि हमने हद से ज्यादा सख्ती की थी उस हैबिट को डेवलप करने में, या फिर उसने कभी पेरेंट को वो प्रैक्टिस करते हुए देखा नहीं। यानी अगर समझो आप बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, ये करें, तो उसको पता है कि किताब के साथ मार आती है, किताब देखते ही डांट पड़ती, वो एक अटैचमेंट लगाना शुरू करता है। जिस तरह एक रशियन साइंटिस्ट था, आई थिंक पाब्लो नाम है, या उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो कुत्तों के साथ कि बेल दबा के जो है उसको कुछ कंडीशनिंग, हाँ, तो जैसे ही वो होगा, हाँ, जैसे बेल दबाती हो तो फिर वो खाना मिलता था। तो वो बच्चों को जब कंडीशनिंग हो जाती है कि भाई किताब देखेंगे तो मुझे मार पड़ेगी, किताब देखेंगे तो डांट पड़ेगी, ये जो कंडीशनिंग है, तो बच्चे के अंदर वो नफरत पैदा होनी, तो हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। जी जी। तो रीडिंग शुड बी फन एंड नॉट फ्रस्ट्रेशन। तो इस बात से हम बात कंक्लूड करना चाहेंगे। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या कुछ मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को। जी बस मैं यही कहूंगी कि इस वक्त को बच्चों के साथ जाया ना करें, इसे यूज करें, और बच्चों की छोटी छोटी प्री रेक्विजिट स्किल्स होती हैं रीडिंग की, जैसे पॉइंटिंग है, किसी चीज के ऊपर पॉइंट करके उसको बोलना, लेटर्स को बीच में से, वर्ड्स के बीच में से रिकॉग्नाइज करना, आंखों की ट्रैकिंग होती है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, पेज पलटने की सलाहियत होती है, किताबों को सही से रखने की, उनकी केयर करने की जरूरत होती है, उनको तरतीब से रखने की जरूरत होती है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे एटीट्यूड्स गो अ लॉन्ग वे टू बिल्ड रीडर्स, राइट। और ये स्किल्स जो हैं इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, रीडिंग के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, एटीट्यूड्स डेवलप करने के लिए मेहनत करने की जरूरत होती है, उसको कॉन्शियसली करने की जरूरत होती है। तो अगर आपने इरादा किया है तो उस पे कायम रहें और उसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपने एक आध दिन रात में बेड टाइम स्टोरी सुनाई तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी चीज को इंतहा तक पहुंचाने के लिए या कोई चीज मुकम्मल करने के लिए उसका कंसिस्टेंटली एक लंबे अरसे तक होना बहुत जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को कोई सवाल होंगे तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। कोई आप लोगों के एनी क्वेश्चंस, एनी problems with children reading, I will be very happy to answer them, so you can reach out to me on my email address, through my website, Instagram, whatever it is. And thank you, Dr. Shafiq, for giving me this opportunity and reaching out to many more people. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चूंकि आज संडे है, हम नहीं चाहते कि उनका वीकेंड खराब हो, तो विल कंक्लूड इट हियर। ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते हम। वैसे नाजरीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वीकेंड पे अपने नॉर्मल जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कुर्बान करते हुए हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चों की परवरिश में उनके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। चलिए,